दोस्तों, दुनिया में कई अजीब शादी की रस्में होती हैं, लेकिन चारवाह की एक ऐसी रस्म भी है जिसके बारे में सुनने वाला इंसान या तो पागल हो जाता है या फिर कभी जिंदा ही नहीं रहता। मेरे दोस्त नकुल ने शादी के 3 दिन बाद मुझसे सिर्फ एक सवाल पूछा था, क्या सच में कोई दुल्हन सुहाग रात पर अपने पति के पूरे शरीर को जीभ से चाटती है क्या? दोस्तों, उस समय मुझे लगा कि वो मजाक कर रहा है, लेकिन कुछ दिनों के बाद जब उसके कमरे से एक लाल संदूक मिला और उसके अंदर इंसान के सूखे हुए अंदरूनी अंग पड़े मिले थे, तब मुझे समझ में आया कि जारवा की वो पिशाचनी अब अपना अगला दूल्हा ढूंढ रही है। जिसके बाद एक ऐसा सदियों पुराना रिवाज का पता चला जिसे कुछ लोग आज भी चोरी छिपे निभा रहे हैं। तो आखिर क्या है दोस्तों ये रिवाज? तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये खौफनाक कहानी। दोस्तों, नकुल ने शादी के 3 दिन बाद कॉल किया और पूछा, भाई अनिरुद्ध, क्या ऐसी भी कोई रस्म होती है जिसमें बीवी सुहागरात के दिन अपने पति के पूरे बदन को जीभ से चाटती है? दोस्तों, नकुल के ये सवाल करते ही मेरी भी हंसी निकल गई। मुझे पता नहीं था कि मेरा मजाक करना उसे पसंद नहीं आएगा। नकुल ने मेरे इतना कहते ही बिना कुछ कहे कॉल काट दिया। यहाँ तक कि मेरे कई बार कॉल करने पर भी उसने मेरे कॉल का कोई जवाब ही नहीं दिया। नकुल के फ़ोन ना उठाने से मैं समझ गया कि नकुल मेरी बात से नाराज़ हो गया है। खैर, उस वक्त दोस्तों मैंने भी उसके पूछे सवाल पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया और सोचा कि कल उसे मिलकर मैं मना लूँगा। फिर जब मैं अगली सुबह करीबन 11 बजे नकुल के घर पहुँचा तो पता चला कि वो अपनी बीवी वाणी के साथ हनीमून पर गया हुआ है। अब ये जानने के बाद मैं नकुल के घर से लौट आया। फिर इसी बीच मैंने कई कॉल और मैसेज किए, पर ना तो नकुल ने मेरा फ़ोन उठाया और ना ही मेरे किसी मैसेज का कोई जवाब दिया। कई बार कोशिश करने के बाद अब मुझे भी गुस्सा आ गया था और मैंने भी नकुल को कॉल करना बंद कर दिया। फिर 3 दिन के बाद रात के करीब 1 बजे मेरे फ़ोन पर नकुल का कॉल आया। मेरे कॉल उठाते ही उसने बड़ी धीमी आवाज़ में फिर से वही सवाल करते हुए बोला, अनिरुद्ध भाई, मेरी बीवी मुझे हर रात अपनी जीभ से चाटती है, ये बोलकर कि ये एक रस्म है जिसे निभाना बहुत ज़रूरी है, पर मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। तुम बताओ, क्या सच में ऐसी भी कोई रस्म होती है? अभी मैं नकुल की बात पर कुछ भी कह पाता कि उससे पहले ही फ़ोन कट गया और जब मैंने दोबारा कॉल किया तो कॉल लगा ही नहीं। पर अब मैं समझ चुका था कि नकुल पूरी गंभीरता से ये सवाल पूछ रहा है। लिहाजन में शादी के बाद पति को चाटने वाली प्रथा या कहूँ रस्म की जानकारी निकालनी शुरू कर दी। ऑनलाइन मुझे कुछ खास तो नहीं मिला, पर एक पोस्ट जरूर मिला जो कि 7 साल पुराना था, जिसमें किसी ने लिखा था, बीवी के 3 अजीब शौक। पहला, हर रात मेरे सर के 3 बाल उखाड़ के पर्स में रखना। दूसरा, हर रात बिस्तर पर जाने से पहले मेरे पूरे बदन को चाटना। और तीसरा, मेरे कान में 9 बार फूंकना। दोस्तों, उस पोस्ट में 3 में से जो दूसरी वाली बात थी वो बदन चाटने वाली, उससे मुझे लगा कि ये यहाँ से कोई ना कोई मुझे मदद मिल ही जाएगी। इसलिए मैंने अपना नंबर देते हुए लिखा, मेरे साथ ऐसा ही कुछ हो रहा है, अब मैं क्या करूँ, प्लीज़ हेल्प। मेरे मैसेज छोड़ने के बाद पहले दिन तो कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, पर उसके अगले दिन से मुझे कई नंबरों से कॉल आने लगे, जिसमें से ज़्यादातर लोग मेरा मजाक बना रहे थे और अश्लील बात कर रहे थे। मुझे जरा भी अंदाज़ा नहीं था कि लोग इतने घिनौनी मानसिकता वाले भी हो सकते हैं। फिर जब मुझे सीधे लोगों के कॉल आने लगे तो तंग आकर के मैंने अपना फ़ोन ही बंद कर दिया। अपना फ़ोन ऑफ करने के बाद मुझे गंदे कॉल और मैसेज से छुटकारा तो मिल गया, पर मेरी प्रॉब्लम जो कि तो बनी रही। ऊपर से अब ना तो मैं नकुल को कॉल कर सकता था और ना ही नकुल मुझे। ऐसे में मुझे ना चाहते हुए भी फिर से अपना फ़ोन ऑन करना पड़ा और फ़ोन ऑन करते ही बहुत से मिस कॉल के साथ बहुत से व्हाट्सएप मैसेज के नोटिफिकेशन धड़धड़ाकर आने लगे। वैसे तो मैं सभी व्हाट्सएप मैसेज को अनदेखा ही किए जा रहा था, पर एक व्हाट्सएप नंबर पर किसी ने मुझे 3 फोटो भेजते हुए लिखा, अगर इन 3 तस्वीरों में से कोई भी तुम्हारी बीवी है तो मुझे इसी नंबर पर सिर्फ हाँ लिखकर भेज देना। और हाँ, अगर इन तीनों तस्वीरों में से कोई भी तस्वीर तुम्हारी बीवी की नहीं है तो फिर चिंता की कोई बात नहीं है। तुम्हारी बीवी बस उन चुनिंदा औरतों में से एक है जो मिजाजन गर्म होती हैं
और उनकी चरम सुख की अलग परिभाषा होती है। दोस्तों, मैसेज पढ़ने के बाद जब मैंने एक एक करके उन तीनों तस्वीरों को देखा तो मैं तीसरी तस्वीर देखकर चौंक गया, क्योंकि तीसरी तस्वीर नकुल की बीवी शोभना की निकली। पर ऐसा कैसे हो सकता था? मैं फौरन ही उसे रिप्लाई करते हुए हाँ लिखकर भेज दिया और उसके जवाब देने का इंतज़ार करने लगा। फिर करीबन 1 घंटे के बाद उधर से जवाब आया तो उसने लिखा, तुम इस लड़की के पति नहीं हो, ये बताओ तुम्हारा इस लड़की से क्या रिश्ता है। उसके रिप्लाई देते ही मैं एक बार फिर चौंक गया, क्योंकि आखिर उसे कैसे पता चला कि मैं उस लड़की का पति नहीं हूँ बल्कि कोई और हूँ। खैर, मैंने फौरन ही उसे अपनी पहचान बताते हुए लिखा कि मेरा नाम अनिरुद्ध है और वो तस्वीर वाली लड़की मेरे दोस्त नकुल की बेबी है, जिनकी अभी कुछ दिनों पहले ही शादी हुई है। मेरी पूरी बात बताने के बाद उधर से रिप्लाई देते हुए उसने लिखा, तुम अपने दोस्त के घर जाओ और अपने दोस्त के कमरे में जाना, वहाँ तुम्हें एक लाल संदूक मिलेगा और उस संदूक पर एक काला और ताला लटका हुआ होगा, पर बहुत गर्म भी होगा वो, इसलिए तुम सीधे उस संदूक को मत छूना। 24 घंटे में एक बार वो संदूक ठंडा होगा और उसी समय तुम उस ताले को तोड़ देना और जो संदूक में दिखे उसकी फ़ोटो मेरे को भेज देना। फिर मैं बताऊंगा कि तुम्हारा दोस्त इस दुनिया में है भी या नहीं। दोस्तों, उस आदमी का रिप्लाई पढ़ने के बाद मैंने फ़ौरन ही नकुल के पिताजी को कॉल किया। इससे पहले मैं उन्हें कुछ बताता कि वो घबराई हुई आवाज़ में बोले, अनिरुद्ध बेटा, नकुल और बहू का कुछ पता ही नहीं चल रहा है। पता नहीं वो दोनों कहाँ चले गए हैं। उन दोनों का फ़ोन पिछले कुछ दिनों से बिल्कुल ही नहीं लग रहा है। अंकल जी की बात सुनते ही मैं समझ गया कि कोई बड़ी ही मुसीबत गले पड़ चुकी है। हालांकि मैं अंकल जी को अपनी जानकारी बताकर उनकी चिंता और बढ़ाना हरगिज नहीं चाहता था, पर बिना पूरी बात बताए नकुल को मुसीबत से निकाला भी नहीं जा सकता था। लिहाजा मैंने अंकल जी को शुरू से लेकर अब तक की सारी बात बता दी और मेरी बात सुनकर अंकल जी पहले तो मुझ पर बरसते हुए बोले, अरे तुम पढ़े लिखे होने के बावजूद भी ऐसी उल्टी सीधी बातों पर कब से विश्वास करने लगे हो? तुम्हें तो शादी की रस्में भी फालतू लगती हैं, फिर तुमने इन बातों पर विश्वास कैसे कर लिया? मुझे पता था कि अंकल जी का रिएक्शन कुछ ऐसा ही होगा, पर मैं अब तक ये भी समझ चुका था कि नकुल की बीवी शोभना कोई आम लड़की नहीं है। लिहाजा मैंने अंकल जी का गुस्सा शांत करते हुए बोला, भगवान करे मैं गलत निकलूं, पर नकुल की खातिर आप एक बार उसके कमरे में जाकर तो देखें कि वहाँ कोई लाल संदूक है जिस पर काला ताला लटका हुआ है। मेरे इतना कहते ही अंकल जी ने फ़ोन काट दिया, जिससे मुझे लगा कि अंकल जी मेरी बात से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए हैं। पता नहीं वो नकुल का कमरा चेक करेंगे कि भी नहीं। अभी मैं यही सोच रहा था कि कुछ ही देर में अंकल जी का कॉल बैक आ गया और जैसे दोस्तों मैंने कॉल उठाया तो वैसे अंकल जी ने मुझे फ़ौरन ही अपने घर पर आने को कहा। अंकल जी के मुझे घर बुलाते उसी वक्त अपनी बाइक से उनके घर के लिए निकल गया। फिर जब उनके घर पहुंचा तो अंकल जी मुझे अपने घर के मेन गेट पर खड़े मिले। उनके चेहरे से साफ जाहिर हो रहा था कि उन्हें अब मेरी बातों पर विश्वास हो गया है। मेरे पर नज़र पड़ते ही अंकल जी मुझे नकुल के कमरे में ले गए, जहां मैंने वो बड़ा ही अजीब सा लाल संदूक देखा। वो लाल संदूक जिस पर काला ताला लटका हुआ था, उसमें से चिपचिपा लेप बाहर आ रहा था। साथ ही उस संदूक के पास जाते ही गर्मी भी बहुत महसूस हो रही थी, जैसा कि मैसेज में लिखा था। मुझे मालूम था कि मुझे सिर्फ उस वक्त का वेट करना था जब संदूक ठंडा पड़ता है। लिहाजा मैं अंकल जी के साथ नकुल के कमरे में घंटों बैठे रहे और जैसे मुझे महसूस हुआ कि वो संदूक ठंडा हो गया है तो मैंने फ़ौरन ही उस संदूक का वो काला ताला तोड़ा और जैसे ही संदूक खोला तो वैसे मेरी चीख निकल गई। दरअसल दोस्तों, उसमें किसी इंसान के सभी अंदरूनी अंग थे और ये देखते अंकल जी रोने लगे। हालांकि मेरा भी जी उल्टी सा करने लगा था, पर मैंने किसी तरह अपने आप को संभाल लिया और तुरंत उस संदूक के अंदर की फ़ोटो खींचकर उस अनजान आदमी को भेज दी। मेरे फ़ोटो भेजते ही उस आदमी ने फ़ौरन ही रिप्लाई देते हुए लिखा, देखो तुरंत ही इन्हें पंचभूतों के हवाले कर दो, मतलब कि जला डालो और नकुल को हमेशा के लिए भूल जाओ। उस आदमी का रिप्लाई मुझे सही से समझ में नहीं आया, इसलिए मैंने उसे कॉल किया ये पूछने के लिए कि आखिर नकुल जिंदा है कि नहीं, पर मेरा कॉल उसने नहीं उठाया। यहाँ तक कि उसने मेरे अगले मैसेज का भी कोई रिप्लाई नहीं दिया। खैर, अंकल जी को जब मैंने बताया कि शायद अब नकुल कभी नहीं लौटेगा तो वो मेरी बात सुनकर फूट फूट कर रोने लगे।
खैर उस रात हमने उस संदूक समेत वो सारे अंग पंचभूतों में मिला दिया। पर हम लोग यहाँ पर रुके नहीं। अंकल जी ने तुरंत ही पुलिस रिपोर्ट की, यहाँ तक कि लड़की के घर भी गए, पर उनके घर वालों ने बात करने से साफ मना कर दिया। उनका कहना था कि जो इस घर से चली गई वो चली गई, अब हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, चाहे जो भी हो। वैसे तो ऐसा जवाब उन्हें शक के घेरे में ला रहा था, पर पुलिस इंक्वायरी में उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। फिर नकुल और उसकी बीवी की तलाश काफ़ी लंबे वक्त तक चलती रही, पर वो नहीं मिले। वहीं मैं लगातार उस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके पूछता रहा कि मेरा दोस्त नकुल कहाँ है और उसकी बीवी की क्या सच्चाई है, पर उस नंबर से कोई जवाब ही नहीं आया। फिर जब मैंने उस नंबर पर मैसेज करना बंद कर दिया तो उसके 1 साल बाद मुझे उस नंबर से मैसेज आया, जिसमें किसी का पता लिखा था और साथ ही उस पते पर पहुंचने की तारीख भी। मुझे लगा कि वो व्हाट्सएप वाला मुझे अपने घर बुला रहा है। ये सोच कर कि मैं उस जगह के लिए निकल गया। फिर जब मैं ट्रेन से उस जगह पर पहुंचा जहां किसी की शादी हो रही थी, और फिर जब मैंने अंदर जाकर देखा जहां दूल्हा दुल्हन बैठे हुए थे, तो दुल्हन को देखकर तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि दोस्तों वो दुल्हन कोई और नहीं बल्कि नकुल की बीवी शोभना ही थी। पर जब मैंने शांति से इस मामले की तहकीकात की तो मेरे दिमाग और भी घूम गया, क्योंकि उस लड़की का नाम नित्या था और उसकी माँ बाप भी दूसरे थे। अभी मैं कुछ सोचता कि तभी मुझे एक और मैसेज आया जिस पर लिखा था, तुम जल्दी से अपने घर लौट जाओ और फिर इस बारे में कभी सोचना तक मत। पता नहीं क्यों मैं वो मैसेज पढ़ते ही बहुत ज़्यादा डर गया और फौरन ही अपने घर लौट गया। दोस्तों, जब मैं उस शादी से वापस अपने घर लौटा तो लगभग 2 महीनों तक सब कुछ बिल्कुल सामान्य रहा। लेकिन फिर एक रात ठीक 3:13 पर मेरे मोबाइल फ़ोन पर उसी व्हाट्सएप नंबर से सिर्फ एक तस्वीर आई, और उस तस्वीर को देखते ही मेरे हाथ पांव कँपकँपाने लगे, क्योंकि वो तस्वीर उसी शादी की थी जहां पर मैं गया था। लेकिन इस बार उस तस्वीर में दूल्हे की जगह नकुल बैठा हुआ था और उसके बगल में बैठी दुल्हन शोभना नहीं थी। उस दुल्हन का चेहरा पूरी तरह से सफ़ेद था, उसकी आंखें पूरी तरह से काली थी और उसके होंठ कानों तक फटे हुए थे, और उस तस्वीर के नीचे एक लाइन लिखी हुई थी, तुमने उसे देख लिया है और अब वो तुम्हें भी देख चुकी है। अब ये पढ़ते मेरे पूरे शरीर में एक सिरहंसी दौड़ गई, और उसी रात मेरे कमरे में अचानक ही चमेली की बहुत तेज गंध फैलने लगी। पहले तो मुझे लगा कि शायद बाहर कोई चमेली की बहुत सारे फूल लेकर जा रहा हो, लेकिन कुछ ही सेकंड के बाद वही खुशबू सड़ते हुए मांस की भयानक बदबू में बदल गई, जिस वजह से मैं घबराकर जैसे पीछे मुड़ा तो मेरे बेडरूम की खिड़की के बाहर एक औरत उल्टी लटकी हुई दिखाई दी, जिसके लंबे बाल जमीन तक लटक रहे थे। वो बिल्कुल स्थिर थी, लेकिन तभी उसने धीरे धीरे अपना सिर पूरा घुमा दिया और मेरी तरफ देखकर भयानक मुस्कान में मुस्कुराने लगी। दोस्तों, ये दृश्य देखते ही मेरी चीख निकल गई और मैं डर के मारे वहीं पर बेहोश होकर नीचे गिर पड़ा। फिर जब अगली सुबह मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि मेरे पूरे शरीर पर किसी की जीभ के गीले चिपचिपे निशान थे, और वे बिल्कुल वैसे ही थे जैसे कि नकुल ने मुझे कुछ दिन पहले बताए थे। अब ये देखकर मैंने बिना एक पल गवाए उसी अनजान आदमी को फ़ोन कर दिया, और इस बार उसने पहली बार में मेरा कॉल उठा लिया और एक कांपती आवाज़ में बोला, अब बहुत देर हो चुकी है। दोस्तों, उस आदमी की ये बात सुनकर मैंने फौरन ही घबरा कर पूछा, आखिर ये सब है क्या? मेरे इतना कहते ही वो आदमी कुछ देर तक चुप रहा और फिर बोला, ये एक भटकोनी पिशाचनी है जो मेरे दुल्हनों की रानी है। दोस्तों, इसके बाद उस आदमी ने बताया कि सदियों पहले जारवा में एक काला संप्रदाय नवविवाहित पुरुषों की बलि देता था, और उनकी दुल्हनों के शरीर में एक ऐसी आत्मा बसाई जाती थी जो हर रात अपने पति के पूरे शरीर को जीभ से चाटकर उसकी जीवन शक्ति पी जाती थी। जब पति का शरीर पूरी तरह खाली हो जाता तब उसका अस्तित्व इस दुनिया से हमेशा के लिए मिट जाता। ना उसकी लाश मिलती और ना ही उसकी आत्मा, बल्कि उसके सिर्फ अंदरूनी अंग एक लाल संदूक में भर के समुद्र की गहराई में फेंक देते थे, जिसके बाद उसका बचा हुआ शरीर जो ढांचा था वो अब शापित आत्मा का नया घर बन जाता। अब ये सुनने के बाद मैंने कांपती आवाज़ में पूछा, तो नकुल कहाँ गया?
इस पर उस आदमी ने सिर्फ इतना ही कहा, नकुल अब इंसान नहीं रहा, बल्कि वो अब अगला दूल्हा बन चुका है। इतना कहकर उस आदमी ने तुरंत ही कॉल काट दिया और उसके बाद लाख कोशिश करने के बाद भी उसका नंबर कभी नहीं लगा। ठीक उस घटना के 7 दिन बाद आधी रात को मेरे घर के बाहर किसी ने दस्तक दी और जैसे मैंने दरवाज़ा खोला तो मेरी सांसें थम गई, क्योंकि मेरे सामने नकुल ही खड़ा था। उसका चेहरा वही था, उसकी मुस्कान भी वही थी, लेकिन उसकी आंखों में पुतलियां बिल्कुल नहीं थी। लेकिन उसने मुस्कुराते हुए बोला, अनिरुद्ध, शोभना तुम्हें याद कर रही है। उसकी ये बात सुनते ही मैं डर के दरवाज़ा बंद करने के लिए दौड़ा, लेकिन तभी मेरी नज़र उसके पैरों पर गई तो मैंने देखा कि उसके दोनों पैर उल्टे थे, यहाँ तक कि ज़मीन पर उसकी कोई परछाई भी नहीं पड़ रही थी। अब ये देखते मैंने पूरी ताकत से दरवाज़ा बंद कर दिया, लेकिन उसके बाद कई मिनट तक बाहर से किसी के लंबे नाखूनों के दरवाजे पर खुरचने की आवाज़ आती रही और फिर अचानक ही सब कुछ शांत हो गया। फिर अगली सुबह जब पुलिस आई तो उन्होंने बताया कि रात भर मेरे घर के बाहर कोई भी नहीं था, लेकिन उन्होंने मुझे एक ऐसी चीज़ दिखाई जिसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। दरअसल मेरे दरवाजे के अंदर वाली तरफ 5 लंबे नाखूनों के गहरे निशान बने हुए थे और उन निशानों पर किसी की ताज़ा लाल लगी हुई थी। दोस्तों, इस भयानक मंजर से गुजरने के बाद मैंने हमेशा के लिए वो शहर छोड़ दिया और आज इस बात को पूरे 5 साल हो चुके हैं और मैंने डर की वजह से आज तक शादी नहीं की है, क्योंकि हर रात ठीक 3:13 पर मेरे कमरे में चमेली की वही खुशबू फैल जाती है और हर सुबह उठने पर मेरे शरीर पर जीव का एक नया निशान बना हुआ मिलता है, जिससे मैं आज भी डरा हुआ रहता हूँ। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट बॉक्स में अपना प्यार ज़रूर दें। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूँगा ऐसी एक और नई डरावनी भूतिया कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।